Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 4th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is fluid balance in our body is maintained chiefly by हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मुख्य रूप से किस ऑर्गन द्वारा मेंटेन किया जाता है? स्किन के द्वारा, हार्ट के द्वारा, किडनीज के द्वारा, लंग्स के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनीज के द्वारा। यहाँ पर इस बात को गौर कीजिएगा, हमारी बॉडी में स्किन, किडनीज और लंग्स, इन तीनों ही बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। स्किन पर्सपिरेशन करवाकर यानी स्वेटिंग करवाकर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करती है, किडनीज यूरिन आउटपुट करवाकर मेंटेन करती हैं और लंग्स रेस्पिरेशन के दौरान कुछ परसेंट ऑफ वाटर को एयर के साथ एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिससे भी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन होता है। ये तीनों ही आंसर यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन हमने ऑप्शन सी किडनी को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि किडनीज के द्वारा या एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा सबसे ज़्यादा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जाने का काम किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्पाल सर्जिकल प्रोसीजर टू डन फॉर। इनमें से टेस्पाल नामक सर्जिकल प्रोसीजर किस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एपिस्टेक्सिस, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मायरिंजाइटिस, डीफनेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिस्टेक्सिस। आइए जान लेते हैं टेस्पाल प्रोसीजर का फुल फॉर्म होता क्या है। ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टेस्पाल प्रोसीजर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। टू ट्रीट पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब आप सभी जानते ही हैं, नोज ब्लीडिंग। यानी किसी क्लाइंट को यदि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कंडीशन है तो उसके लिए हम ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्रोसीजर होता है स्पा लाइगेशन, इसे भी नोट कर लीजिएगा। स्पा लाइगेशन स्पेनोपैलेटाइन
आर्टरी लाइगेशन, स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, इस प्रकार की सर्जरी का इस्तेमाल इंट्रैक्टेबल पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की ट्रीटमेंट में किया जाता है। यहाँ पर नोट करिएगा, टू ट्रीट इंट्रैक्टेबल पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। इंट्रैक्टेबल पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कंडीशन का ट्रीटमेंट स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन द्वारा किया जाता है। आप चाहें तो इन दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट्स आर रेफर्ड टू एज रेजिडेंट्स इन, पेशेंट्स या क्लाइंट्स को किस जगह पर रेजिडेंट्स के नाम से जाना जाता है? डे केयर सेंटर्स में, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में, हॉस्पिटल्स में, कस्टोडियल केयर सेंटर्स में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, जहां पर पेशेंट्स का लंबे समय तक इलाज चलता है, उन जगह पर पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को हम रेजिडेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ECG, the wave that arise during seeping of impulses over the atria from the SA node is named as, जब हमारे हार्ट के ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होकर एट्रियास के ऊपर से गुजरते हैं, तो इस चीज को ईसीजी की कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है? पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव या फिर यू वेव? ये आपका हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर्स हैं और राइट एट्रियम वाले चैम्बर में ऐसे नोड मौजूद होता है और इस ऐसे नोड के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट कर किए जाते हैं, ये इम्पल्स आगे जाकर पूरे हार्ट में फैलते हैं और इन्हीं इम्पल्सेस के फैलने की वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी जिस जगह से मैसेज गुजरेगा, इम्पल्स गुजरेगा, उस जगह की कोशिकाएं सिकुड़ने लगेंगी और हार्ट सिकुड़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आपको बताना है, जब ये टी वेव के इम्पल्स हार्ट के दोनों अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया के ऊपर से होकर गुजर रहे होते हैं, तो ईसीजी की कौन सी वेव इन्हें रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल ईसीजी की बात की जाए तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें पी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव्स देखने को मिलती हैं। The right answer is option A. जब क्लाइंट के इम्पल्स एट्रियम के ऊपर से गुजरते हैं, तो ईसीजी की पी वेव इसे शो करती है। फिर जब ये इम्पल्स वेंट्रिकल के ऊपर से गुजरते हैं, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा होता है, तो इसे क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स द्वारा बताया जाता है। दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो इसे टी वेव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉर्मल ईसीजी में आपको कभी भी यू वेव देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर यू वेव बनती है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है और ये हमेशा पोटेशियम की कमी होने पर बनती है। जिन क्लाइंट्स के अंदर हाइपोकैलीमिया जैसी कंडीशन होगी, पोटेशियम की कमी होगी, उन्हीं के अंदर आपको हमेशा यू वेव देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये यू वेव कभी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। इनमें से फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई, के, ए, डी, बी, सी, बी, डी, सी, के, ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टोटल 4 फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं जिनके नाम हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फैट सॉल्यूबल विटामिन फैट्स के अंदर ही डाइल्यूट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, रेसिस्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन-कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the most important aspect of management of burn injury in the first 24 hours? किसी बर्न वाले पेशेंट में पहले 24 घंटे में बर्न मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है? ड्रेसिंग करना, एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन करना, एस्कार्टोटॉमी करना या फिर फ्लूइड रिसस्टिटेशन करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लूइड रिसस्टिटेशन करना। जब भी किसी क्लाइंट को बर्न इंजरी होती है यानी वो जल जाता है, तो इस क्लाइंट में पहले 24 घंटे के अंदर फ्लूइड के लॉस के कारण डेथ होती है। यानी बर्न पेशेंट में पहले 24 घंटों में डेथ का सबसे बड़ा कारण फ्लूइड की कमी होता है। तो हमें पहले 24 घंटे में क्लाइंट को जितनी आवश्यकता है उतना फ्लूइड पहुंचाना होता है, फ्लूइड रिसस्टिटेशन करना होता है। जब 24 घंटे निकल जाएं तो अब इस क्लाइंट में फ्लूइड की कमी से डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद बर्न पेशेंट में डेथ का बड़ा कारण अब इन्फेक्शन हो सकता है, तो अब हमें इन्फेक्शन के बारे में ध्यान देना है। ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, एक बार फिर से समझिएगा। किसी क्लाइंट को बर्न इंजरी हुई, तो इस बर्न इंजरी के बाद पहले 24 घंटों में डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है, वो फ्लूइड की कमी है और 24 घंटे निकलने के बाद डेथ का सबसे बड़ा कारण बर्न पेशेंट्स में इन्फेक्शन के होने को माना जाता है। इसलिए पहले 24 घंटे में फ्लूइड रिसस्टिटेशन पर हम विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following areas of the heart will be affected by occlusion of right coronary artery? राइट कोरोनरी आर्टरी में रुकावट के कारण हार्ट का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो सकता है? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लैटरल वॉल या फिर इंफीरियर वॉल? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंफीरियर वॉल। हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, राइट कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और ये जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये हार्ट का इंफीरियर पार्ट होता है। तो इंफीरियर पार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और इंफीरियर शब्द का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा यानी डाउन साइड। इसका ऑपोजिट होता है सुपीरियर यानी अप साइड। सुपीरियर मीन्स हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा और इंफीरियर मीन्स नीचे वाला हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sentences is true regarding modified radical mastectomy? मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ओनली निप्पल एंड lymph nodes are removed. Option B, only nipple is removed. Option C, only breast tissue are removed. Option D, breast tissue, nipple and lymph nodes are removed. The right answer is option D, breast tissue, nipple and lymph nodes are removed. जब भी हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी सर्जरी की बात करते हैं, तब इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू, निप्पल, लिम्फ नोड्स आदि को रिमूव कर दिया जाता है। मैस्टेक्टोमी सर्जरी बेसिकली कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार की सर्जरी में ट्यूमर के साथ ब्रेस्ट का अफेक्टेड पार्ट भी सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है। यहाँ पर अलग-अलग टाइप की सर्जरीज होती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लंपेक्टोमी सर्जरी की। याद रखिएगा, ब्रेस्ट के अंदर जो ट्यूमर होता है उसे हम लंप बोल सकते हैं और इस ट्यूमर को सर्जरी द्वारा रिमूव करना लंपेक्टोमी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की सर्जरी के अंदर हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं सर्जरी द्वारा, लेकिन लिम्फ नोड्स आदि को रिमूव नहीं करते जो कि अफेक्टेड है। इस प्रकार की सर्जरी के अंदर कैंसर का एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होना संभव है, यानी इस प्रकार की सर्जरी के बाद मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल मैस्टेक्टोमी की। पार्शियल मैस्टेक्टोमी सर्जरी के अंदर हम लिम्फ और ब्रेस्ट टिश्यूज को रिमूव करते हैं। फिर हम बात करते हैं सिंपल मैस्टेक्टोमी सर्जरी की। इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू और अफेक्टेड ब्रेस्ट टिश्यू और निप्पल को रिमूव किया जाता है, लेकिन लिम्फ नोड्स को रिमूव नहीं किया जाता। सिंपल मैस्टेक्टोमी सर्जरी के अंदर हम लिम्फ नोड्स को नहीं निकालते हैं, सिर्फ अफेक्टेड ब्रेस्ट टिश्यू और निप्पल को सर्जरी द्वारा हटा देते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी की। रेडिकल मैस्टेक्टोमी सर्जरी के अंदर ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल और पेक्टोरल फेसिया को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स अफेक्टेड हैं, चाहे वो पेक्टोरल हो, सब क्लेविकल हो, एपिकल हो, एक्सिलरी हो, इन सभी को भी साथ में रिमूव करते हैं। रेडिकल मैस्टेक्टोमी सर्जरी बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है और इसके बाद जो है वो है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ब्रेस्ट टिश्यू, निप्पल और लिम्फ नोड्स को इसमें रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा कितनी कैलोरी मिलती है? 4 ग्राम्स, 4 कैलोरीज सॉरी, 8 कैलोरीज, 10 कैलोरीज, 6 कैलोरीज। एक्सीलेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जब भी हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो इससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फूड सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बता सकते हैं फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से होता है।
Next question is, which of the following is the characteristic assessment finding in a client with acute closed angle glaucoma? अगर किसी क्लाइंट को acute closed angle glaucoma जैसी कंडीशन है, तो उसमें कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग देखने को मिलेंगी? सीवियर पेन, इरेथेमेटस कंजक्टिवा, डिक्रीज विजन विथ हैलोज अराउंड लाइट, या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ग्लूकोमा कंडीशन में हमारी आइज प्रभावित होती हैं और इस कंडीशन के होने पर हमारी आंखों के अंदर फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होता है, जिसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वो 20 ऑफ एचजी से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 8 से 21 ऑफ एचजी के बीच होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रेशर 21 ऑफ एचजी से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कह सकते हैं। अगर क्लाइंट के अंदर एक्यूट एंगल क्लोज्ड ग्लूकोमा है, तो उसे सीवियर पेन होगा, इरेथेमेटस कंजक्टिवा हो सकती है, उसका विजन कम हो सकता है, हैलोज अराउंड लाइट देखने को मिल सकता है। जब भी क्लाइंट में एक्यूट एंगल क्लोज्ड ग्लूकोमा जैसी कंडीशन होती है, तो हम इसे सर्जिकल इमरजेंसी मानकर ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट में तुरंत इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो आई प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, रेटिना डैमेज हो सकता है, और इनके डैमेज की वजह से क्लाइंट परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है, यानी बिल्कुल अंधा हो सकता है। क्लाइंट में ब्लाइंडनेस की कंडीशन ना डेवलप हो जाए, इसलिए हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है और सर्जरी करनी होती है। यहाँ पर इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जरी करते हैं, हम उसे लेज़र इरिडोटॉमी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सर्जरी का नेम है लेज़र इरिडोटॉमी। लेज़र इरिडोटॉमी सर्जरी का उपयोग करके हम एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, और इस सर्जरी के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। किसी भी क्लाइंट में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को निर्धारित करने वाला फैक्टर कौन सा होता है? सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, रीनल फंक्शन, या फिर बैरो रिसेप्टर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। जब भी किसी पर्सन के बारे में आप उसका ब्लड प्रेशर पूछते हैं, तो वो अपना ब्लड प्रेशर 120/80 बताता है। यहाँ पर क्लाइंट के द्वारा बताए गए इस ब्लड प्रेशर में जो 120 वाली ऊपर वाली रीडिंग है, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाली रीडिंग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब क्लाइंट की ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड के अगेंस्ट जितना फोर्स लगाया गया, रेसिस्टेंस शो किया गया, उस चीज के ऊपर क्लाइंट का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निर्धारित होता है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं, उनमें इलास्टिसिटी कम है, तो जो ब्लड होगा उसे ज़्यादा रेसिस्टेंस फील करना पड़ेगा, जिसके कारण डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। इस तरह से ये चीज़ डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर एक्सेप्ट। इनमें से प्रोटीन का वेजिटेबल सोर्स कौन सा नहीं है?
मिल्क, बीन्स, पल्सेस, नट्स, इन चारों में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इन चारों में से एक ऑप्शन वेजिटेबल का सोर्स नहीं है, वेजिटेबल्स के थ्रू नहीं प्रोड्यूस होता, वो आपको बताना है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बीन्स, पल्स, नट्स ये सभी वेजिटेबल से मिलने वाले फूड सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो मिल्क होता है वो एनिमल सोर्स से हमें मिलता है और मिल्क के अंदर बेसिकली कैल्शियम का अच्छी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एंटी डायरियल ड्रग, इनमें से कौन सा ऑप्शन एंटी डायरियल ड्रग को नहीं बताता? लोप्रामाइड, कोडीन फॉस कोडिनिक फॉस्फेट, लैक्टुलोज, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लैक्टुलोज। यहाँ पर लोप्रामाइड और कोडीन ये दोनों ही डायरिया को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी एंटी डायरियल ड्रग के रूप में काम आती हैं। जबकि लैक्टुलोज एक नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर है जो कि कॉन्स्टिपेशन और हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी कंडीशन में ट्रीटमेंट हेतु इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टुलोज का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन कब्ज को ठीक करने में होता है, ना कि डायरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ GERD डिजीज एक्सेप्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के मैनेजमेंट में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बर्प इन बिटवीन मील, use thickened food, offer small and frequent meal, provide supine position after feeding। GERD कंडीशन का ट्रीटमेंट कौन सा नहीं हो सकता? The right answer is option D, provide supine position after feeding। ये चीज क्यों नहीं की जा सकती इस पेशेंट में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्लाइंट का स्टमक है और इस स्टमक के अंदर क्लाइंट ने फूड सब्सटेंस इंजेक्ट किया। जैसे ही फूड सब्सटेंस यहाँ आया, इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक जूसेस आदि का सिक्रीशन किया। अब ये जूस, स्टमक एसिड, ये सभी अगर स्टमक के अंदर रहे और फूड को डाइजेस्ट करे तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी वजह से हमारे ईसोफेगस के लोअर पोर्शन में मौजूद कार्डिक स्फिंक्टर ओपन हो जाएं और ये एसिड यहाँ से निकलकर ईसोफेगस में ऊपर की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट करने लग जाए, तो इसके कारण क्लाइंट के ईसोफेगस वाले हिस्से में बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होगा और यही कंडीशन GERD के नाम से जानी जाती है। GERD वह कंडीशन है जिसमें हमारा स्टमक एसिड फूड पाइप यानी ईसोफेगस को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को हार्टबर्न जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, यानी चेस्ट एरिया में उसे जलन का अनुभव होता है। अगर किसी क्लाइंट को एक सप्ताह में 2 या 2 से ज्यादा बार हार्टबर्न की कंडीशन हो, एसिड रिफ्लेक्स जैसी कंडीशन हो, तो हम उसे GERD का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप इस पेशेंट को खाना खाने के बाद तुरंत लेटने के लिए कह देते हैं,
तो अब ये फूड इजीली क्लाइंट की इसोफेगस में जा पाएगा और क्लाइंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे। तो इस वजह से हम जीईआरडी वाले पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद सीधा नहीं लेटाते, उसे हमेशा कुछ देर बैठने के लिए कहते हैं। बर्प इन बिटवीन मील का मतलब होता है खाना खाते समय स्टमक में बनी गैस को बाहर निकालने का मौका देना। यानी खाना खाते समय फूड के साथ अगर थोड़ी बहुत गैस स्टमक में चली गई है तो उसे बाहर निकालने देना, ताकि क्लाइंट के अंदर जो एसिड है उसका वापस बैकवर्ड मूवमेंट कम से कम हो। ऐसे जीईआरडी वाले पेशेंट्स को हम हमेशा थिक फूड लेने की सलाह देते हैं, यानी कि ऐसा फूड जो कि सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में है उसे खाने की सलाह देते हैं। पेशेंट को हम कभी भी खाने के साथ पानी पीने के लिए नहीं कहते हैं और ना ही उसे लिक्विड जैसी कोई सब्सटेंस खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लिक्विड लेगा उतना ही ज़्यादा उसकी बैकवर्ड मूवमेंट होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ क्लाइंट को ये एडवाइस भी दी जाती है कि आप हमेशा थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ और एक साथ पेट भरकर खाना नहीं खाएँ। इस तरह से हम क्लाइंट के अंदर इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a patient is experiencing diarrhea as a side effect of chemotherapy. Which of the following nursing diagnosis has highest priority? अगर किसी क्लाइंट को कीमोथेरेपी चल रही है और इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसमें डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन-सा होगा? स्किन इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। The right answer is option B, fluid volume deficit. याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट के अंदर वॉमिटिंग या डायरिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो उसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी कंडीशन होना देखने को कॉमनली मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा फ्लूइड वॉल्यूम की कमी को ठीक करना, यानी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कंडीशन को ट्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स सीन इन किडनी आर। किडनी में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के स्टोन्स होते हैं? कैल्शियम स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, ज़ैंथीन स्टोन्स या फिर यूरिक एसिड स्टोन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन सबसे ज़्यादा होने वाले किडनी स्टोन टाइप हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ऐसा माना जाता है कि जितने भी टोटल टाइप के रीनल स्टोन्स होते हैं उनमें से 80% कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन्स ही देखने को मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन उन लोगों में ज़्यादा बनते हैं जिनके अंदर हाई कैल्शियम डाइट का इंटेक होता है और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन हो सकती है। जिन क्लाइंट्स को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं उनके यूरिन का कलर डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाता है। यूरिन की जो पीएच है वो भी कम हो जाती है। इस तरह से ये चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे सभी लोगों को जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मौजूद है, हम पालक, चॉकलेट, बादाम आदि का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हाइपोवॉलेमिक शॉक?
इनमें से किस कंडीशन की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशन, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी, सेप्सिस या फिर प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया। The right answer is option B, third space shifting of fluid into abdominal cavity। और इस कंडीशन को हम एसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के चारों तरफ सेल्स मौजूद हैं और इन सेल्स का जो बीच का स्पेस है, इस बीच के स्पेस को, जैसे कि ये स्पेस है, ये स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इन सब स्पेसेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड और फ्लूइड जो है लगातार एक दिशा में मूवमेंट करता रहता है, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई। इस प्रोटीन की कमी की वजह से ये ब्लड वेसल जो कि इस ब्लड को, इस फ्लूइड को अपने अंदर रोक कर रख रही थी, प्रोटीन के ना हो पाने के कारण ये अचानक से इस फ्लूइड को अपने अंदर रोक नहीं पाती और ये फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू स्पेसेस के अंदर शिफ्ट होने लगता है, ब्लड वेसल से बाहर आकर टिश्यूज के बीच में रुकने लगता है। इस कंडीशन को हम थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड के नाम से जानते हैं और ऐसी कंडीशन के होते ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी और हमें हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब है जब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की मात्रा पर्याप्त ना हो, ये चीज हाइपोवॉलेमिक शॉक है। और इस शॉक के होने का कारण अलग-अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हो सकता है, डायरिया के कारण हो सकता है, वॉमिटिंग के कारण हो सकता है, या फिर थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड जिसे एसाइटिस कहा हमने, उस कारण से भी हो सकता है। आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, थर्ड स्पेस shifting of fluid into the abdominal cavity is known as ascites। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा होने वाला ब्रेस्ट कैंसर का टाइप कौन सा है? लोब्यूलर कार्सिनोमा, कॉलोइड कार्सिनोमा, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, मेड्युलरी कार्सिनोमा। द राइट आंसर इज फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। सबसे ज्यादा होने वाले टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो आप बता सकते हैं अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर होता है और सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर टाइप है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is complication of cirrhosis? इनमें से लीवर सिरोसिस कंडीशन होने पर कौन सी कंडीशन एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है? एसाइटिस, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन या फिर ये सभी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लीवर सिरोसिस का मतलब है लीवर सेल्स का, लीवर टिश्यूज का डैमेज हो जाना, जिसके कारण लीवर लीवर अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। लीवर सिरोसिस का मेन कारण क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि एसाइटिस क्या होता है। एसाइटिस कंडीशन में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वह कंडीशन है जिसमें लीवर द्वारा हमारे ब्लड से अगर टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं किया जा पा रहा, क्योंकि लीवर सेल्स डैमेज हैं और इस वजह से ब्लड में इन टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन अपना फंक्शन नहीं कर पाता, ब्रेन के फंक्शन कम होने लगते हैं, तो ये कंडीशन हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी कहलाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनसाइड द लीवर और पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन और लीवर एरिया के अंदर ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना पोर्टल हाइपरटेंशन है। और पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद ईसोफेगस के लोअर पार्ट में ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण क्लाइंट को हेमेटेमेसिस हो सकता है, यानी कि वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। ये तीनों कंडीशंस लीवर सिरोसिस होने पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग डिगॉक्सिन थेरेपी। अगर किसी क्लाइंट में हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए आप उसे डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे हैं, तो इस क्लाइंट में किस इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। Which electrolyte should be monitored during digoxin therapy? The right answer is potassium. जब भी किसी क्लाइंट को आप डिगॉक्सिन देते हैं तो उसके शरीर में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी होगी तो डिगॉक्सिन ड्रग को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करवाया जा पाएगा, और डिगॉक्सिन ड्रग अगर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा, और इसके लेवल बढ़ने से टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, पोटेशियम ही वह सब्सटेंस है जो डिगॉक्सिन ड्रग को यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसलिए हमें इसकी मात्रा को शरीर में मेंटेन करके रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन। इनमें से किस वैक्सीन के लिए शेक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। शेक टेस्ट का निर्माण उन सभी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए किया जाता है जिनका निर्माण एल्यूमिनियम बेस्ड सब्सटेंस से होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो डीपीटी, डीटी, टीडी, टीटी, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस बी, ये कुल 6 वैक्सीन्स हैं जिनमें एल्यूमिनियम बेस्ड सब्सटेंस से इनका तैयार निर्माण किया जाता है। और इन वैक्सीन्स को हम कभी भी फ्रोजन नहीं करते, क्योंकि अगर आपने इन्हें फ्रोजन किया तो इससे इनकी इम्यूनोजेनिसिटी कम हो सकती है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी वैक्सीन जिसका निर्माण एल्यूमिनियम बेस्ड सब्सटेंस से हुआ है, उससे उसमें
किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं हुआ, इस चीज़ को पता करने के लिए शेक टेस्ट का निर्माण किया गया था। और जितने भी एल्यूमीनियम बेस्ड वैक्सीन्स होते हैं, उन्हें कभी भी हमें फ्रोजन नहीं करना चाहिए, फ्रिज में जमाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ इनकी इम्यूनोजेनिसिटी कम हो सकती है। होपफुली दिस इज़ क्लियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग नॉरसेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद है एग्जाम में हेल्पफुल भी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉरेनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।